सो फ्रेंड्स आज दोबारा से एक पॉडकास्ट के अंदर मैं हूँ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहली पॉडकास्ट है क्योंकि इससे पहले मैं सारी की सारी जो भी वीडियोस बनाता था प्रॉपर्टी की वो ऑन साइट जाके बनाता था। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन हो जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये 10% के ऊपर कैसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं दुबई की। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट से 1 मिलियन है तो आप 1 लाख दिरहम के ऊपर कैसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो आज मैंने सलमान को बोला कि वो घर पे आ जाए मेरे और ज़रा हमसे डिटेल में बात करें कि ये क्या सिनेरियो है। तो सलमान को मैंने अगेन थोड़ा सा तकलीफ दी है। इनके साथ मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर। आपने इनको मेरी वीडियोस में देखा होगा। सलमान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ कैसे हैं? बस यार सब सेट है। हम हमेशा वीडियो में बात करते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चले जाते हैं। तो पहले मुझे ज़रा यार ये बताओ कि कब से यहाँ पर हो यूएई के अंदर? अच्छा, तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है दुबई की, वो हुई ही रियल एस्टेट से। अच्छा। और क्योंकि जब मैं आया यहाँ पर दिसंबर 2016 के अंदर, हुँ, हुँ। तो मेरी सिस्टर की कंपनी थी, तो मैंने उसी को जॉइन किया। हाँ, और रियल एस्टेट मेरे लिए एक नया चैप्टर था दुबई का। हाँ, हाँ। लेकिन जब मैंने रियल एस्टेट को देखा तो क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, राइट। तो मैंने एक अपना माइंड बनाया कि मैं इस काम को लेके चलता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से होता है। हुँ, हुँ। तो मुझे मज़ा आने लगा इस रियल एस्टेट की, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में रियल एस्टेट देखी थी और वो बहुत ही अनप्रोफेशनल वे के अंदर होती। राइट। तो यहाँ पर पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से जो उस रियल एस्टेट की फील्ड को जो रेगुलाइज किया हुआ है, सारी चीज़ें की हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने इसी चीज़ को फिर अपना सोचा कि इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो रियल एस्टेट मार्केट जो मैंने देखना स्टार्ट करी, तो उसके बाद फिर मैं रेंटल्स, सेकेंडरी मार्केट की सेल्स, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्राइमरी की ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेलिंग परचेज़िंग में फिर मैं आ गया। ठीक है। तो रियल एस्टेट अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे ना, तो मैंने रियल एस्टेट की पूरी वेव देख ली है, क्योंकि रियल एस्टेट इट ऑल अबाउट वेव। तो हुँ, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती, कभी भी रुकी नहीं रहती। तो जब हुँ। मैं आया था तब मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू हो रही थी, ठीक है। क्योंकि 2014-15 के अंदर मैं सुन रहा था कि मार्केट ऊपर उठी हुई है, सारी चीज़ें चल रही हैं। 16 के मिड से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई थी। ठीक है। और काफ़ी सारे लोग इसके अंदर परेशान भी थे कि ये वही बबल है 2008 वाला, जो कि फटना जा रहा है, अब प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। राइट। वो जाते-जाते 2017 के अंदर जब देखा, तो मार्केट वाक़ई अपनी जो एक स्टेबल पोज़ीशन थी उसको छोड़ के अब वो नीचे की तरफ जा ही रही थी। रेंटल्स भी नीचे गिर रहे थे। 18 के अंदर भी पूरा ट्रेंड हमने देखा इसी तरीके से आने लगा। और 19 में आके तो मतलब एक, जिसे कहते हैं ना, कि जो लास्ट बॉटम लाइन थी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ने बॉटम लाइन को टच कर लिया। और फिर इत्तेफ़ाक से कोविड भी कोविड आ भी आ गया। गया। हुँ। तो लेकिन मज़े की बात एक ये चीज़ थी कि मैंने अपने इस एक्सपीरियंस के अंदर देखा कि कोविड के अंदर प्राइस नीचे नहीं गया। अच्छा। जो प्राइसिंग, जो प्रॉपर्टी वैल्यू की रेंटल्स में देखी जाए या उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू में देखा जाए, तो वो प्राइस कोविड के अंदर इतना नीचे नहीं गिरा, जितना 2017-18 के और उसके कंपैरिज़न जो में देखा जाए। मैग्नीट्यूड था गिरने का बिल्कुल, वो वो ज़्यादा था। इतना ज़्यादा नहीं गिरा। ठीक है। तो वो वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज में वैल्यू गिरी थी। हुँ। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह कोविड से रिकवर हुए। कोविड से रिकवर होने के बाद तो फिर मतलब जो मैंने सोचा नहीं था, वो इस मार्केट ने कर दिखाया। मतलब मेरे मेरे थिंकिंग, मेरी चीज़ें कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि हम जब 2018-19 में नीचे वाला डाउनफॉल देख रहे थे प्रॉपर्टी का, तो उसमें हमारी परसेप्शन थी कि 21-22 के अंदर जो इन्वेंट्री आनी है, लोग हैं नहीं, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कहाँ से ये अकोमोडेट करेंगे इतनी सारी प्रॉपर्टी को, ओवर सप्लाई हो जाएगी, मार्केट और गिरेगी। हुँ। बट 2020 के अगस्त से मार्केट दोबारा रीओपन हुई है ठीक है। प्रॉपर तरीके से। और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स ने आना शुरू किया है, क्योंकि कोविड के अंदर जिस तरीके से यूएई ने परफॉर्म किया है और हुँ। जिस तरीके से वो इस चीज़ को लेके निकले मार्केट को, तो उसमें इन्होंने बहुत इसको सपोर्ट मिली है फॉरेन इन्वेस्टर से भी। फिर वो आए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरा साल चाइना ने इन्वेस्ट किया। चाइनीज़ बहुत थे उस टाइम पे। फिर मार्केट उठना शुरू हो गई। हुँ। और फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई। हुँ। उसमें काफ़ी इसको हुँ। फ़ायदा हुआ यूएई को, बिकॉज़ ये एक ऐसे ज्योग्राफ़िकल लोकेशन पे है कि दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी हो, दुबई फ़ायदे में ही रहता है। हुँ। तो मेरा ये एक एक्सपीरियंस जो था ना, कि मैंने नीचे होते हुए भी देखी मार्केट और अब ऊपर होते हुए देख रहा हूँ। राइट। तो मार्केट अभी भी जो एक्सपेक्टेड जा रही है, वो 2024-25 तक ये ट्रेंड ऊपर ही जा ट्रेंड रहा है। ऊपर ही रहेगा। प्लस ये कि मैं अब ये देख रहा हूँ कि पहले हम कहते थे कि जैसे अरब स्प्रिंग हो गई या और कोई मेजर जैसे पाकिस्तान के अंदर भी जो इश्यूज़ थे वो हो गए थे। फिर इसके बाद ये रशिया वाली वॉर हो गई, फिर कोविड हो गया था। इसके अलावा और भी जो इश्यूज़ चलते रहे पूरी दुनिया में, उसकी वजह से दुबई को फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई इश्यू नहीं भी होता पूरी दुनिया में तो सस्टेनेबिलिटी का ये लेवल है कि जो इनिशिएटिव्स क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा, करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ दुबई का फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये हर चीज़ से लेसन ले लेते हैं और उसको फिर अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको उसके जो प्रॉब्लम होती है उसको अपने फ़ायदे में यूज़ करते हैं।
इसी तरह से जो वीज़ास निकाले हैं, गोल्डन वीज़ा हो गया, ग्रीन वीज़ा हो गया, नोमैड वीज़ा हो गया, जो जो फ्रीलांसर्स का वीज़ा है, वो सारे जो इन्होंने किया है, जिस उसकी वजह से लोगों के अंदर एक तो जो एक्सेप्टेंस हो गई है दुबई की, कि अब अगर मेरे पास 10 साल का वीज़ा है तो मैं उसको अपना एक तरह से होम समझ रहा हूँगा उस जगह को। प्लस ये कि अगर मैं नहीं भी रह रहा वहाँ पर तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जा सकता हूँ दोबारा से, तो मुझे एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग आ गई है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ना सिर्फ़ दूसरे जगहों के जो मसले हैं उसकी वजह से जो पुश मिली है, अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, सस्टेनेबल ग्रोथ चल रही है, क्योंकि जो इनिशिएटिव्स ले लिए गए हैं, उसकी वजह से मेरा नहीं ख़्याल कि अब कोई मेजर स्लम्प आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन कोई मेजर स्लम्प नहीं आ सकता। मुझे यार सलमान एक चीज़ बताओ ज़रा यहाँ पर कि ऑफ प्लान, और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि ये ऑफ प्लान का कॉन्सेप्ट कब आया था? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर भी फाइल्स के ऊपर हम बहुत अरसे पहले से देखते हैं कि ट्रेडिंग होती थी और लोग लेते थे अंडर कंस्ट्रक्शन या नॉन कंस्ट्रक्टेड लोकेलिटीज़ को लेते थे या अपार्टमेंट्स को लेते थे, और वो यहाँ पर भी था। तो ये शुरू से इसी तरह से ऑफ प्लान है। रेडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स बाद में आई होंगी, लेकिन ऑफ प्लान हमेशा से? बिल्कुल, देखें किसी भी रियल एस्टेट की जो बेसिक बुनियाद है वो स्टार्ट ही ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ से होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट बना के बेचते हैं। हुँ, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर पैसा डालता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एज़ अ डेवलपर, तो उसका टाइम उसका मोटिव ये होता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफ़िट चाहिए मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफ़िट उसको उसी बेस पे मिलता है जब वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बेचता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो टाइम लगा के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके फिर उस तरफ जाएगा तो उसके लिए जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम दुबई की ऑफलाइन की मार्केट की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, हमने भी 2003-2004 की जो मतलब मैंने पुरानी स्टडीज सारी करी हुई है जो रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। हुँ, हुँ। तो 2003-2004 के अंदर भी रांचेज, मीडोज, स्प्रिंग्स, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे तब वो भी ऑफ प्लान बिके, और उस टाइम की मार्केट हम सुनते थे कि मतलब 2018 की मैं आपको बात बताऊं तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये प्रॉपर्टी तो बड़ी नीचे जा रही है, कैसे लोग, और क्योंकि मुझे लोगों ने कहानियां सुनाई थी कि प्रॉपर्टी के लिए लाइनें लगती थी हुँ। और काफ़ी रश होता वो था तो यार और अभी वो भी देख लॉन्च लिया हमने, होता था। वो तो अभी भी शुरू हो गई हैं लाइनें वो लगनी। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये जब मार्केट उठ रही है तो हमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि हाँ। भाई हम इवन हम चेक लेके खड़े हुए होते हैं डेवलपर के आगे कि भाई हमें प्रॉपर्टी दे दो, बट हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होती। हुँ, तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी तब भी बिकती थी दुबई में, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी अब भी बिकती है, और इन्वेस्टर का जो एक मेन इंटरेस्ट है वो दुबई के अंदर वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है, हुँ, क्योंकि उसके अंदर वो अपना बहुत मिनिमम अमाउंट स्टक करता है और मैक्सिमम रिटर्न लेके निकल जाता है। हुँ। ऐसा हमने बहुत सारी कम्युनिटीज़ में देखा, अरेबियन रांचेस 3 हो गई, दी वैली हो गई, एमआर साउथ हो गया। बेसिकली ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे लोगों ने मैक्सिमम मतलब आप अंदाज़ा ये लगाएँ कि उन्होंने 7 लाख दिरहम लगाए और 5 लाख दिरहम उस पे प्रीमियम लेके चले गए। हुँ, और उसके अंदर 7 लाख दिरहम लगाए, मतलब अभी तक उन्होंने पूरे पैसे पे नहीं पूरे किया। पैसे भी पे नहीं किए, क्योंकि वो पेमेंट प्लान के ऊपर प्रॉपर्टी 1.1 1.2 मिलियन की, उनके पास 70-30 का पेमेंट प्लान था, 7-8 लाख दिरहम लगा के उन्होंने 5 लाख का प्रीमियम लिया और अब वो जा रहे हैं। सही। तो ये एक जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का ट्रेंड है ना, ये यहाँ पे शुरू से है और अभी भी चल रहा है। अच्छा, एक ऑफ प्लान का एक और जो फ़ायदा मुझे नज़र आता है, जो लोग बैंक्स की तरफ नहीं जाना चाहते, वो ऑल्दो कि कुछ मैं समझता हूँ कि प्राइसिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी बैंक्स की तरफ नहीं जाना चाहते, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपकी जो अगर आप मॉर्गेज नहीं करना चाहते या आपको मिल नहीं सकती मॉर्गेज, तो इन एनी केस आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको। करेक्ट। मतलब बैंक आपको ये मना कर सकता है कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती जस्ट बिकॉज़ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपको वैसे लेनी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, लेकिन आप अगर लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मुझ जैसा बंदा, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मेरी बैंकिंग के अंदर मेरी जो मुझे लिमिट्स हैं वो ना क्रॉस हों, तो मैं प्रोबब्ली ऑफ प्लान की तरफ चला जाऊँगा और अच्छा डेवलपर होगा। और अच्छा, दूसरी जो एक बात मुझे और पूछनी है आपसे, वो ये कि यार पहले अभी भी लोग कहते हैं कि यार डेवलपर अच्छा होना चाहिए। मुझे डेवलपर अच्छा होना चाहिए इतना तो समझ में आता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो, किसी डेवलपर की, किसी की अच्छी हो सकती है, या कोई टाइमली डिलीवर ना कर सके, 6 महीने का डिले हो सकता है, 8 महीने का डिले हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई अच्छा डेवलपर आपको 2 मिलियन की प्रॉपर्टी दे रहा है और एक हल्का डेवलपर आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी या उससे भी कम की दे रहा है, सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो कोई ना कोई तो उसमें फ़र्क होगा। बिल्कुल। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लोग जो परेशान होते हैं कि आपके पैसे डूब जाएँगे, कहीं ये ना हो कि पैसे लेके भाग जाए, तो ऐसा हो सकता है आजकल के ज़माने में? देखिए, आज के ज़माने में तो ये ना होने के बराबर है, ठीक है? बिकॉज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं डीएलडी की तरफ से कि आप ये वाला जो खदशा है ना दिमाग से कि मेरे पैसे डूब जाएँगे, हुँ, ये तो बिल्कुल समझ लें डीएलडी ने इसको 0% पे लाने की कोशिश की है, ठीक है, ठीक है? अब रह गई बात कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, तो ये क्रेडिबिलिटी हम चेक करते हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज़ पे। ठीक है।
जो भी बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं ना, उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज़ को कंसीडर करके उनकी क्रेडिबिलिटी बनाई जाती है, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने प्रोजेक्ट तो बना दिया, हुँ, अब प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस कैसी हो रही है, उसने किस फैसिलिटी मैनेजमेंट को ये प्रोजेक्ट दिया है कि वो उस बिल्डिंग को मेंटेन करता है, ठीक है? हुँ, या उसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो वो जो ओनर्स हैं उसको कैसे फैसिलिटेट करता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमने देखा है कि जो जो प्राइवेट डेवलपर होते हैं, इनके पास फैसिलिटी मैनेजमेंट की टीम्स अच्छी नहीं होती, जिनकी वजह से प्रॉपर्ली टाइमली वर्क नहीं कर पाते, जो भी परेशानियाँ आती हैं ओनर्स को हुँ, सेल्स के बाद, हुँ, ठीक है? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, वो ये है कि आप जिस किसी भी ब्रांड को कंपेयर करते हैं ना, तो वो ब्रांड एक ऑलरेडी एक नाम बन चुका होता है। अब इमार एक नाम है, हुँ, ठीक है? इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी प्राइवेट डेवलपर से। ठीक है। इसकी सर्विसेज़, इसकी क्वालिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी बन चुकी है। हुँ, तो कोई भी नया मार्केट में अगर आ रहा है, तो उसकी अगर वो प्राइस वाइज़ अगर आपको कम दे रहा है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो आपको क्वालिटी भी कम दे रहा है। क्वालिटी कम दे रहा है या कुछ कम हाँ, दे रहा है, बट एग्ज़ैक्टली, ऑब्वियसली इमार ने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, उसने नाम बनाया, वो गुडविल के पैसे भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ठीक है? हुँ, तो इस पे हम जज नहीं कर सकते। हम इसको ऑब्वियसली तभी देख सकते हैं जब इसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, हुँ, क्या वो टाइमली डिलीवर किया या नहीं किया, ठीक है, और उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज़ कैसी हैं। ठीक है, तो सही। ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डेवलपर को पिक करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसे भी डेवलपर्स आ रहे हैं जिन्होंने शायद 2 या 3 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं और वो फिर अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं। मतलब इतनी लुक्रेटिव ऑफ़र होती है कि बंदा खुद ही सोचने लगता है कि यार इतनी अच्छी ऑफ़र इस ज़माने में मिल रही है तो व्हाई नॉट? क्योंकि मैंने देखा है कि अब जो कुछ डेवलपर एमआर को तो एक लेट असाइड एमआर, लेकिन अगर सेकंड कैटेगरी के डेवलपर्स में चले जाएँ तो उसके अंदर कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी एडवर्टाइज़मेंट में खर्चा कर रहे हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार जितना वो खर्च कर रहे हैं वो आपकी जेब से ही लेंगे। तो करेक्ट, जो ऐसा ही लोग है। मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको एक चांस दे के देख सकते हैं। अगर वही बात है ना, आपके पास जो 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 आप जो पैसे आप लगा रहे हैं, वो बहुत कंपेयर टू जो बड़ा डेवलपर है, उससे कम होंगे। और अगर आपने उसका थोड़ा बहुत ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है और चीज़ों को समझ लिया है, कुछ थोड़ी बहुत मैनेजमेंट से मतलब उसको समझते हैं आप और अपने एजेंट ऑफ कोर्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो ब्रोकर होगा, अगर आपका कोई सिंसियर ब्रोकर है, वो अगर आपको मिल जाए, तो वो भी आपको अच्छा गाइड कर सकता है। तो उसके अंदर आपको मेरे ख़्याल से वैल्यू टू मनी की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी विज़िट की थी आई थिंक एजी प्रॉपर्टीज़ थी वो एजी एजी प्रॉपर्टीज़। तो उसके अंदर वो बगैर किसी फर्निशिंग के आपको प्रॉपर्टी दे रहे थे। तो उसमें मैं ये देख रहा था कि उनकी प्राइसेज़ काफ़ी कम थी। तो जो दूसरे डेवलपर्स हैं जो आपको पूरा फर्निश करके दे रहे हैं, तो वो ऑफ़ कोर्स उसके अंदर अपना मार्जिन भी रख रहे होंगे, कट भी रख रहे होंगे, वो जो दिखता है वो बिकता वाली कहानी भी कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने पे ना जाएँ, लेकिन आप उसकी पूरी की पूरी होलिस्टिक पिक्चर आप उसके अंदर देख लें। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि जो लॉज़ एंड रेगुलेशन है, अगर हम ऑफ प्लान की बात करें जो 2009 के अंदर सिचुएशन हुई थी कि पूरी मार्केट ही डाउन चली गई थी। तो उसके अंदर क्या डिफ़रेंस था? जो मुझे समझ में आता है वो कुछ जो रेगुलेशन उसके बाद उन्होंने चेंज किए हैं। जैसे दुनिया के अंदर उस टाइम पर था कि आप 0% के ऊपर आप फ़ाइल लें और उसके बाद उसको फ्लिप करते जाएँ। तो क्या क्या सिनेरियो जो अब चेंज कर दिया गया है? बिल्कुल, अब तो ये सबसे पहले ये 0% वाली पॉलिसी खत्म कर दी है ना। ठीक है, 0% पे तो अब आपको ये चांस ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल राइट। जाए। उसका मिनिमम जो टारगेट रख दिया है डीएलडी ने, उसने कहा भाई मिनिमम आपके पास 10 या 20% होना चाहिए। ठीक है, ठीक है? इफ यू ठीक आर है। गोइंग फॉर द मॉर्गेज, हुँ, तो मॉर्गेज के अंदर आपको 20% तो फिर लाज़िम रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ये जो एक बेंचमार्क बना दिया ना, इसकी वजह से ये वाला रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया। दूसरी चीज़ है एस्क्रो अकाउंट। हुँ, पहले एस्क्रो अकाउंट नहीं थे, हुँ, हुँ, जिसकी वजह से जितना बड़ा ये जो मलबा आया था स्पेशली प्रॉपर्टीज़ पे, हुँ, वो उसकी वजह यही थी कि डेवलपर ने पैसा ले लिया, प्रोजेक्ट बनाया नहीं, और वो जहाँ पर ऊपर-नीचे चीज़ों में डेवलपर भाग गया। ठीक नाउ है। डीएलडी ने एक एस्क्रो अकाउंट की पॉलिसी जो जो करी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हुँ, कि कोई भी डेवलपर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने जाता है, हुँ, तो डीएलडी उसको बोलता है कि भाई आपको ये एस्क्रो अकाउंट है, आपके पास बिल्डिंग बनाने के पैसे हैं, ये आप पैसे इसमें डाल दें। ठीक है, ठीक है? 35% आपने उस बिल्डिंग बनाने की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो आपने पहले इस एस्क्रो अकाउंट में डालनी है। ठीक है, फिर आपने उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और उसको जो जो भी बेचना है वो स्टार्ट करना है, ठीक ठीक है? है। अब जितनी भी अमाउंट आप इस प्रोजेक्ट के बेचने पे ले रहे हैं एज़ अ डाउन पेमेंट, वो आपने एस्क्रो में ही मंगवानी है। सही। क्योंकि डीएलडी विल अलॉट दैट कि आप उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि वो अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हाँ, ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है, हुँ, उसके इतने पैसे हो गए, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? देन डीएलडी विल आस्क फ्रॉम द डेवलपर कि भाई आप क्यों नहीं बना रहे? ठीक ठीक है, है? तो ये वाला मार्जिन जो था ना, जो 2008 में 9 में नहीं था। सही। अपनी मर्ज़ी से लोग आ रहे थे, पैसे लगा रहे थे, नहीं हो रहा था, पैसे लेके निकल जाते। लेट्स से अब मैं
कहता हूँ कि मुझको प्रॉपर्टी खरीदनी है, फर्स्ट पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई रेडी प्रॉपर्टी है और मुझको वो खरीदनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगेन मुझसे बात करते हैं तो वो जो है ना अप्रीहेंसिव होते हैं कि हमें ऑफ प्लान नहीं जाना। तो अगर लेट से हम कोई रेडी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और कैश पे खरीदना चाहते हैं, हम बात करेंगे लेट से कि कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है कैश पे खरीदता है, कोई बंदा लेट से मॉर्गेज करता है और कोई लेट से ऑफ प्लान खरीद रहा होता है और ऑफ प्लान के अंदर भी मॉर्गेज का ऑप्शन होता है, तो वो अगर कर रहा था तो ये चार सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले देखें कि अगर हमें कैश पे कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो किस-किस तरह से हमें क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंटली कि क्या-क्या फीस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर? ठीक है, तो रेडी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें ना, तो रेडी प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़, प्रॉपर्टी आप कोई भी लें, रेडी लें, ऑफ़लाइन लें, पहली चीज़ जो है वो लोकेशन होती है, ठीक है, कि आप कहाँ ले रहे हैं, वो जगह क्या वाक़ई वो उस जगह जो जिस जगह पे आप ले रहे हैं वो इतनी वर्थफुल है, उस प्राइस पे है या नहीं है, हुँ, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है डेवलपर, कि वो किस डेवलपर ने उसकी डेवलपमेंट की है, क्योंकि मैंने बात करी आफ्टर सेल सर्विसेज़, तो वो अगर आफ्टर सेल सर्विसेज़ अच्छी होगी, इस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, तो दैट दैट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ मेंटेन रहेगी। हुँ, क्योंकि उसके अगर मेंटेनेंस कॉस्ट में सारा निकल जाएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, अच्छा, ब्रेकअप्स की जहाँ तक बात है, तो अब या तो आप रेडी प्रॉपर्टी कैश पे लेंगे, जब अगर आप कैश पे जा रहे हैं तो आपके पास होल अमाउंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इसकी जो फ़ीस एसोसिएटेड है, हुँ, उसमें सबसे पहली आती है डीएलडी, सही जो है, 4% है, आपने देनी ही देनी है। किसी भी आप प्रॉपर्टी की परचेज़िंग के लिए जाते हैं ठीक तो है, आपने 4% डीएलडी, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फ़ीस देनी है, ठीक है। ठीक है? इसके साथ आपने देनी है 2% अच्छा, एडिशनल। यहाँ ये तो होता नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर जैसे होता है कि वो एफबीआर का रेट अलग होता है और डीसी रेट अलग होता है, तो नहीं। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसको 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए के रेट से या 60 लाख रुपए के रेट से कर दें, तो यहाँ तो जो रेट है जो रेट है उसी उसी हिसाब उसी से, हिसाब और से। इवन दो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप अंडर वैल्यू बेच भी रहे हैं, हाँ, इन केस, हाँ, तो डीएलडी के जो प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन सिस्टम है, हाँ, उसमें वो रोक वो लेगा। रोक लेगा आपको। ओके। वो आपको बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी इस वैल्यू की नहीं है जितने की आप खरीद रहे अच्छा, 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 हो। अच्छा। तो अगर आप खरीद भी रहे हो तो बेसिकली हमारे हमारे एक सिस्टम के मुताबिक ये इसकी वैल्यू है, हुँ, तो आपको डीएलडी इसी के हिसाब से पे करनी है। मिनिमम तो इतना पे करना होगा। मिनिमम इतना ही पे करना ठीक है, पड़ेगा। सही तो है। डीएलडी आपने पे करनी है 4% की। इसके एडिशनल आपको 2% जो है वो जो एजेंसी फ़ी जिसको हम कहते हैं, जो हुँ, रियल एस्टेट ब्रोकर की फ़ी होती है, ठीक है। उस पे टैक्स होता है वैट 5% का, वो भी आपने मद्देनज़र रखना है। हुँ, इसके अलावा आपके एनओसी के चार्जेज़ होते हैं कुछ, जो डेवलपर की तरफ से एनओसी इश्यू होती है किसी हुँ, भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तो वो एनओसी रेडी प्रॉपर्टी के 525 दिरहम के चार्जेज़ होते हैं, ठीक है, ठीक है? सही है। तो ये बेसिकली चार्जेज़ होते हैं जो आपको बेयर करने होते हैं। कैश प्रॉपर्टी पे आप लेने जा ये रहे हैं उकूद रेडी के लिए। वगैरह तो बात ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के लिए होता है? नहीं, नहीं, ये टाइटल डीड के चार्जेज़ होते हैं 500 दिरहम, अच्छा, ये जो 525 वही दिरहम। चीज़ है। हाँ, ओके, 525 दिरहम राइट, आपको चार्ज वो होते हैं। और एक और चार्ज होता है ट्रस्टी ऑफ़िस का। ठीक है। जब आप ट्रांसफ़र करने के लिए जब जाते हैं तो एक ट्रस्टी ऑफ़िस का चार्ज होता है, वो होता है 4200 दिरहम। और ये इर्रेस्पेक्टिव के कितनी प्राइस है प्रॉपर्टी की? बिल्कुल, अच्छा, ये इर्रेस्पेक्टिव चाहे 1 किसी के मिलियन हो, की हो, वो चाहे 10 मिलियन मिलियन की की हो। हो या इसके अंदर एक मार्जिन ये होता है, वो भी कुछ-कुछ आपको ट्रस्टी ऑफ़िस देते हैं, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर फीट से नीचे है, देन इट विल बी लाइक 2200 और राइट, समथिंग लाइक दैट। राइट। अच्छा, चलें ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी मुझको मॉर्गेज करनी है, तो क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी? अच्छा, मॉर्गेज के लिए आपके पास जो है इनिशियली 20% कैश इन हैंड होना चाहिए टोटल प्रॉपर्टी ठीक वैल्यू है, का, ठीक ठीक है, है? इसके बाद आपको मॉर्गेज की जो फ़ीस है, आपके पास वो होनी चाहिए, ठीक है, जो कि परसेंटेज में होती है, तो वो वेरी करता है प्रोफ़ाइल टू प्रोफ़ाइल और क्रेडिबिलिटी बंदे के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इवैल्यूएशन चार्जेज़ एडिशनल इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, जो 3000 दिरहम बैंक लेता है इवैल्यूएशन के, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। ठीक है? हुँ, इसके अलावा जो वही डीएलडी के 4%, हुँ, 2% ब्रोकर एजेंसी फ़ीस, की। हुँ, 4200 आपकी ट्रस्टी फ़ीस, 525 आपके एनओसी के चार्जेस, और 420 दिरहम आपके टाइटल डीड के चार्जेस। ठीक है। तो इसमें जो मॉर्गेज के अगर मॉर्गेज कंसल्टेंट आपके ऊपर होता है कि आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, इट डिपेंड्स नहीं, नहीं, ऑन आपको ऑल्दो जाना ही पड़ता है मॉर्गेज अच्छा, कंसल्टेंट के थ्रू, ओके। क्योंकि देखिए, बात वही है ना कि मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉर्गेज कंसल्टेंट के थ्रू ही जाएँ, हुँ, क्योंकि आप अकेले कितने बैंक्स को सर्च कर लेंगे? हुँ, उनके पास पूरा पोर्टफोलियो होता है हर बैंक का। सही। कौन-सा कितना इस वक़्त आपको करंटली इस क्योंकि वक़्त हर महीने करंटली, कुछ चेंज हो बिल्कुल, रहा होता है ये। एक्सपर्ट जो होते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ को रखे हुए होते हैं, वो अप टू डेट होते हैं कि अभी कुछ किसका ज़्यादा चल रहा है, किसका कम चल रहा है। हुँ, तो आपके लिए एक आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सही बजाय है, इसके कि आप खुद जाएँ, तो बेटर कि आप किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लें इसके अंदर। ठीक है। चलें ये भी हो गया, अब इन सारी चीज़ों के घपलों से बचने के लिए मैं अगर ऑफ प्लान की तरफ जाता हूँ, हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ओवरवेल्म कर देती हैं लोगों को अगर एक तो ये कि फ़िल्टर आउट करना पहले एक रेडी प्रॉपर्टी को फ़िल्टर आउट करना। बाय द वे मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था, उनका मैं नाम नहीं ले रहा कि किस लोकेशन में उनका विला था। अच्छा डेवलपर था, इतना बुरा भी नहीं था वो। और उस विला के अंदर जो-जो मसले मिले उनको, उन्होंने हैंडओवर लिया था कोई कोविड के फ़ौरन बाद।
तो 2 साल हुए होंगे उस विला को बने हुए, और अब जो उनके मसले निकले हैं उसके अंदर, उन्होंने पूरा वॉशरूम तोड़ के दोबारा बनवाया है। अच्छा। और उसकी किचन की लाइन्स उन्होंने चेंज करवाई हैं। उनका एसी खराब हो गया था, उस एसी में अच्छा खासा खर्चा हुआ है। कंप्रेसर के अलावा जो 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 मसले थे, अच्छा कंप्रेसर ठीक रहा, जिसका वारंटी थी, बाकी चीज़ें खराब हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था कि अच्छा डेवलपर था, और उसने वो मुझे फिर उन्होंने एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि यार ये विला जो कम्युनिटी थी, इसके अंदर 4 कॉन्ट्रैक्टर्स थे उस डेवलपर के। जो 2 कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो बिल्कुल ठीक थे, और जो सबसे खराब कॉन्ट्रैक्टर था वो हमारे हिस्से में आया था। तो ऐसा भी होता है कि आपके हिस्से में कोई कॉन्ट्रैक्टर, आपकी किस्मत हो खराब, मिल जाए आपको? बिल्कुल, ये देखें जो हम बात कर रहे थे ना कि बड़े डेवलपर के ऊपर हम उँगली नहीं उठाते कि यार ये बड़ा डेवलपर है, इससे किसकी तो क्रेडिबिलिटी बन हाँ, चुकी है, राइट? हाँ, तो ऐसा हर केस में नहीं होता क्योंकि बड़े डेवलपर भी आगे वो सबऑर्डिनेट्स को काम दे रहे होते हैं, सब सही, कॉन्ट्रैक्टर्स को लगा रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है? ठीक अब है। इमार की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं, इमार खुद इटसेल्फ काम नहीं कर रहा होता। राइट, तो बिल्कुल, ये जो आपने केस बताया वैसे यूजुअली होता नहीं है दुबई की मार्केट के अंदर, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है, तो ऑब्वियसली इसको नोटिफ़ाई किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझको इंस्टेड ऑफ मॉर्गेज या इंस्टेड ऑफ बाइंग अ रेडी प्रॉपर्टी, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ प्लान देखता हूँ। ऑफ प्लान के फ़ायदे मुझे बताएँ कि ऑफ प्लान में क्या फ़ायदा होता है? लेट्स से अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ तो उसमें ठीक है, मुझे कैश फ्लो नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ायदा क्या है उसका? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, तो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल भी ओपिनियन है, अगर मेरे पास भी अगर इतना कैश फ्लो होगा ना कि मैं अगर मुझे 10 प्रॉपर्टी खरीदनी होंगी, तो मैं सारी ऑफ लोन खरीदूँगा। अच्छा, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये म दुबई जो है, एक तो लोकेलिटी वाइज़ बड़ा ज़बरदस्त है। हुँ, इसको ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है वो सपोर्ट मिलती है। कहीं पे कुछ भी हो जाए तो एक ये इन्वेस्टर्स हब बना हुआ है, ठीक है, ठीक है? और इसकी इकोनॉमी चलती है रियल एस्टेट पे, रियल एस्टेट और टूरिज़्म। तो ये ठीक है, 2 चीज़ें हैं जिस पे ये बेस कर रही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो हमारे पास चांस होता है मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन का, ठीक है। ठीक है? तो मैं अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी कि कुछ लोगों ने 5-5 लाख की प्रॉपर्टी उठाई है हुँ, पेमेंट प्लान के ऊपर, सही है, 7-7 लाख की उन्होंने पेमेंट की और 5-5 लाख के प्रीमियम लेके गए। ठीक है, तो ये हर प्रॉपर्टी में ऐसा सिनेरियो नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ हॉट प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है कि उनको क्योंकि वो इस मार्केट में बैठे हैं, उनको पता होता है कि यार अभी कौन-सा प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी कौन-सा प्रोजेक्ट आ रहा है। हुँ, तो इसमें सबसे पहले तो आपका कैश फ्लो जो है वो सबसे आपका सेफ रहता है क्योंकि आपको सारा पेमेंट एक साथ नहीं करना। ठीक है, दूसरा एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर आप इसको रीसेल कर सकते हैं प्रीमियम उठा के। ठीक है, ठीक है? तो ये मेरे एज़ अ इन्वेस्टर मैं यही सोचूँगा कि मेरा सबसे कम पैसा लगे और मुझे ज़्यादा पैसा रिटर्न में मिले। ठीक है, तो मैं कभी भी रेडी प्रॉपर्टी की तरफ इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि वो ऑलरेडी एप्रिशिएट हो चुकी है। हुँ, और मार्जिन की मैं अगर बात करूँ ना, तो मार्जिन ये है कि अगर मैं कोई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आज 1 मिलियन की लेता हूँ, ठीक है? और वो पेमेंट प्लान होता है उसका मिसाल के तौर पे 70-30 या 60-40 जो भी पेमेंट प्लान होता है। ठीक है, तो टिल द हैंडओवर मैंने 60% पे किया प्रॉपर्टी का, हुँ, मीन्स मैंने उसको 6 लाख दिरहम उसके पे कर दिए, ठीक है, राइट? और मार्जिन है 30 टू 35% एप्रिसिएशन का ठीक है, विदिन 3 इयर्स। हुँ। तो तो जो प्रॉपर्टी मार्जिन मिलेगा वो आपको 1 मिलियन पे मिलेगा। वो 1 मिलियन पे मिलेगा। ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएट हो गई 1.35 की। हुँ, तो अब अगर आप अपना जो आपने इन्वेस्ट किया है 6 लाख और अपना प्रीमियम, तो हुँ, प्रीमियम का उसको कैलकुलेट करेंगे तो साढ़े 3 लाख का आपने 6 लाख पे प्रीमियम उठा लिया। ठीक है। तो 3 साल के अंदर अप टू लाइक मोर देन 50% यू आर गेटिंग हुँ, एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये एक सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में आने का। ठीक है। तो ऑफ प्लान के अंदर अगर कोई बाय करता है तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखते हैं? मतलब उसके अंदर ठीक है, आप कहते हैं लोकेशन देखें, बिल्डर देखें, लेकिन उसके बाद मैं किसी से बात कर रहा था तो एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने मुझे कही थी कि अब दुबई में कभी भी आप ऑफ प्लान में आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ केसेज़ हैं जो आप गलती करते हैं और उसके अंदर आपके साथ मसला हो सकता है। तो वो लेट्स से उसने कहा था मुझसे कि एसपीए साइन होना चाहिए। तो उसका बिल्कुल। थोड़ा-सा मुझे प्रोसेस बताएँ, और क्या ऐसा कुछ सिनेरियो बताएँ कि उसके अंदर बंदे के साथ प्रॉब्लम वाक़ई हो सकता है? देखिए, होता क्या है कि ऑफ़लाइन के अंदर ना लोग जब आते हैं तो लोग टाइम बहुत लेते हैं सोचने का, राइट, ठीक है ना? तो एक तो उनका माइंड मेकअप जब आप किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लें अपनी इस माइंड मेकअप को टाइम को कम करने के लिए, ठीक है, ठीक है? क्योंकि आप ऑनगोइंग ग्राउंड के ऊपर 750 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट। ठीक है? तो आप हर प्रोजेक्ट को नहीं देख सकते। आपको किसमें इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना, आई थिंक आपको एक जो एजेंट है, वो उससे ज़्यादा बेहतर आपको नहीं बता सकता। हुँ, क्योंकि वो उस फील्ड में काम कर रहा है, वो दिन-रात लगा हुआ है, हर किसी डेवलपर के पास जा रहा है और उसको पता है कि किसका प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है, किसका प्रोजेक्ट मतलब सही है और एवरेज है। हुँ,
पहली बात तो ये कि जो धोखे वाली बात करी आपने कि धोखा नहीं हो सकता, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है, बिकॉज डीएलडी इन्वॉल्व है, एस्क्रो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो आपके पैसे तो कहीं नहीं जाते, पैसे इज ऑल सेफ। ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे मेजर जो मिस्टेक होती है ना, वो कस्टमर की तरफ से ये होती है कि वो टाइम बहुत ले लेता है। वो कुछ टोकन अमाउंट देके यूनिट बुक करता है, हुँ, मिसाल के तौर पे एमआर का या दूसरे डेवलपर्स का 35,000 पे 40,000 पे टोकन हो जाता है, हुँ, और फिर वो आपको डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के लिए जो बुकिंग फॉर्म्स होते हैं, एसपीएज होते हैं, वो डिलीवर करते हैं। बट आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं लूँ नहीं लूँ, रिजर्वेशन साइन करूँ नहीं करूँ, ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें वो फिर आपके यूनिट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। ठीक मतलब है, आपने वो इवन दो कि टोकन दिया हुआ है इवन दो टोकन और दिया हुआ है, टोकन उनके पास गया हुआ है। टोकन उनके पास गया हुआ है, बट आपने जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट थे, सेल्स परचेज एग्रीमेंट था, आपने वो साइन करके राइट, दिया ही नहीं। राइट। ठीक है ना? हुँ, तो डेवलपर की पॉइंट ऑफ व्यू में आप यूनिट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ठीक है? तो वो उसको एज़ अ कैंसल करके यूनिट को वापस जनरल इन्वेंटरी में भेज देगा। ठीक है और वो फिर कभी भी निकल सकता वो है। फिर कभी भी निकल सकता है। तो इस सिनेरियो में बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छा मैं फँसा हुआ था, मेरी पेमेंट आनी थी, मेरी करनी थी, ये था, वो था। तो ये टाइम पीरियड भी बहुत सोच समझ के, कि आपके पास 15 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। 15 डेज़ के अंदर आपने जो है अपनी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये एजेंट आपसे वैसे तो खुद ही सारे एजेंट पीछे पड़े होते हैं कस्टमर्स के, भाई आप ये कंप्लीट करके दें, क्योंकि एसपीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपने वो साइन करके देना ही देना है ठीक है, डेवलपर को। अगर ठीक है। नहीं दिया तो बस समझ लें फिर आपके पास चांस नहीं है। क्योंकि जितनी तेज़ रियल एस्टेट मार्केट अभी चल रही है यहाँ पे, आपको हुँ, भी पता है कि यहाँ यूनिट्स आते हैं और यहाँ यूनिट्स गए। ठीक है। तो वो डेवलपर इतना टाइम वेट नहीं करता कि मैं 15 दिन होल्ड भी करूँ यूनिट, और उसके बाद भी मुझे पेमेंट्स ना और मेरे मिले। ख़्याल से अगर आपने इस तरह से करके दे दिए पैसे और उसके बाद आपको फिर लेट्स से डेवलपर के पास कोई यूनिट ही नहीं बचा, जो आपके मतलब का था, फिर वो पैसे निकालना भी तो मुश्किल हो जाएँगे। बहुत मुश्किल होता है। मिल जाते हैं, बट ऑब्वियसली फिर आपको पता है किसी की जेब से पैसे वापस लेना तो आसान नहीं है, और वो हाँ, भी डेवलपर है, हाँ, तो वो फिर अपने लेना हिसाब से थोड़ा देखेंगे। थोड़ा हाँ, अपना हिसाब से लेना, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। हुँ, मिल जाएँगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बट हुँ, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। सही। अच्छा इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबली यूएस में बढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो यूएई में भी बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ अगेन ऑफ प्लान से रिलेट करती है कि मैंने ये देखा है कि ऑफ प्लान की प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ भी बढ़ी हैं लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ी है क्योंकि आपके जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो एसेंशियली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो बढ़नी चाहिए। ऑफ प्लान की भी बढ़नी चाहिए। तो अगर किसी को अगर किसी को फिक्स करना है अपना रेट तो उसके लिए भी बेहतर है कि वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर चला जाए क्योंकि फिर आपका अगर आपको 6 साल का पेमेंट प्लान मिल गया है, उसके बाद भले इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि चेंज तो नहीं होती होगी ना प्राइसेज़ एक दफ़ा फिक्स हो जाएँ तो वो तो वो मतलब फिक्स रहती है, वो वो फिक्स कहीं रहती नहीं है, वो जाती। नहीं अगर जाती। एक दफ़ा डेवलपर ने आपको पेमेंट प्लान शेड्यूल जो है वो आपको डिलीवर कर दिया, आपने एसपीए पे साइन कर दिया, अब वो कहीं नहीं जाता। राइट। तो आपको 100% है कि ये इंटरेस्ट रेट अब चले अब भले वो 10% पे चला जाए, लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट उसी पे उसी चलती पे रहेगी, रहेगी। और राइट। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑफ़लाइन प्रॉपर्टीज़ का। जब आप ऑफ़लाइन प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, हुँ, तो स्पेशली वो लोग जो बैंक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी, क्योंकि हुँ, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं यार नहीं यार मुझे बैंक की झंझटों में नहीं पड़ना, मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिला दो जिसमें मैं थोड़े-थोड़े पैसे करके देता रहूँ और हुँ, प्रॉपर्टी बनती जाए। हुँ, तो ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको फ़ायदा देती है कि एक तो आपको एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाता है, हुँ, और आपके पास इंटरेस्ट फ्री पेमेंट प्लान होते हैं ये। हुँ। इसमें कोई ₹1 की भी एडिशन नहीं हो सकती, जो प्राइस आपको बताई गई है उसी का पेमेंट प्लान बनेगा। अच्छा एक चीज़ हाँ, चलें इससे एक एसोसिएटेड क्वेश्चन मेरे एक दोस्त था उसने एक अब डेवलपर का अगेन मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन उसने एक प्रॉपर्टी ली थी और उसके अंदर कुछ उसको स्क्वायर जो उसका साइज़ था उसके अंदर डिफरेंस मिला था उसको कुछ एरिया में डिफरेंस मिला था जो कुछ रूम्स छोटे मिल गए थे तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जब आप एसपीए आपको दिया जाता है ना, सेल्स परचेज़ एग्रीमेंट, तो राइट। उसके क्लॉज़ेज़ में लिखा हुआ होता है कि डेवलपर ये राइट रखता है कि वो कुछ जो अप्रूवल्स होती हैं, हुँ, उसकी वजह से कहीं न कहीं कोई न कोई साइज़ में चेंज आ जाए। बट दैट इज़ नॉट अ मेजर डिफरेंस कि आपको 400 स्क्वायर फुट बोल के वो आपको 300 स्क्वायर फुट दे देगा, ऐसा नहीं है। वो कोई 10-20 स्क्वायर फुट का डिफरेंस आता है, क्योंकि कहीं न कहीं फायर फाइटिंग की चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ें होती हैं, तो अप्रूवल्स की वजह से वो साइज़ के अंदर चेंजेज़ आ सकते हैं। राइट, तो बड़ा सही। कोई मेजर उसके अंदर डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। अच्छा अभी जो इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट कर रहा है तो मेरे ख़्याल से एक चीज़ ये भी है कि जो लोग मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाले थे तो लोगों ने क्वेश्चन्स किए थे तो मैंने उसी हिसाब से मैंने कहा कि एक एक चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर दें कि जो यूएस की मार्केट के अंदर या कनाडा की मार्केट के अंदर या बाहर वेस्ट के अंदर जो मॉर्गेज की सिस्टम है वो एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं है दुबई के अंदर।
वहाँ पर प्रेडोमिनेंटली प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मॉर्गेज होती हैं। मतलब आप जब खरीद रहे होते हैं तो वो मॉर्गेज के ऊपर खरीद रहे होते हैं, रेडी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेरे ख़्याल से मैं उसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा, मैं कमेंट में भी लिख दूँगा। लेकिन मेरे ख़्याल से वो 50-50 का है, कोई ऑलमोस्ट के, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ उसके अंदर नीचे कमेंट में भी लिख दीजिएगा। लेकिन मेरे ख़्याल से काफ़ी बड़ा एक मार्जिन है जो लोग कैश पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और वो बहुत सारे लोग बाहर से जो लोग आ रहे होते हैं, वो कैश पे प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन दुबई का एक और अच्छी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क ऐसा होगा जो आपको बीइंग एन एक्सपर्ट भी नहीं, बीइंग अ नॉन रेज़िडेंट और नॉन सिटिज़न, वो अभी मेरा एक दोस्त था, ऑस्ट्रेलिया से है वो, और वो यहाँ पर काफ़ी अरसे से कोई वैसे तो ऑस्ट्रेलियन सिटिज़न है, लेकिन कोई 4 साल 5 साल से वो यूएई में रह रहा है। अब उसने प्लान करा है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है। अब बीइंग अ नॉन रेज़िडेंट ऑस्ट्रेलियन, उसको इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि उसने छोड़ ही दिया है वो सोचना। जबकि आप अगर बाहर से बीइंग अ नॉन सिटिज़न, बीइंग अ नॉन रेज़िडेंट, आप कभी दुबई आए ना हो, लेकिन आपने सोचा है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है और मॉर्गेज करवानी है, तब भी पॉसिबिलिटी है। तो उसकी पॉसिबिलिटी का ज़रा मुझे बताएँ कि क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात कही कि जो बाहर बंदा है, उसके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मॉर्टगेज के सेक्टर में, अगर कोई बंदा बाहर है और उसको प्रॉपर्टी चाहिए और वो मॉर्टगेज कराना चाहता है। तो दुबई देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर जो जो हमने बात करी है ना रेट्स की, तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल है नॉन रेज़िडेंट्स के लिए भी राइट, अगर कोई मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर रहा है। एक तो सबसे पहले है कि वो अप टू 50% तक आपको मॉर्गेज दे सकते हैं, यहाँ के जितने भी बैंक हैं, जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है उसके तहत आप 50% तक मॉर्गेज के एलिजिबल हैं। जो भी आपका प्रोफाइल है, क्राइटेरिया है, क्रेडिबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको 50% तक का मॉर्गेज मिलेगा। और रेट्स के अंदर भी ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है कि अगर मैं आपको लोकली किसी को जो रेजिडेंट है उसको मैं आपको दे रहा हूँ 5%, तो उसको मैं दे रहा हूँ जी 10%, नहीं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस डिफरेंस आते हैं, समझे 1 से 2% का फ़र्क आएगा। ठीक है, विच ओके। इज़ विच इज़ वेरी गुड फॉर दी फॉरेन हाँ। इन्वेस्टर कि वो अपना पैसा ब्लॉक भी ना करे और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी भी बना ले। राइट। तो मतलब वही है कि एक तो ऑफ प्लान का, अब वही है ना कि दुबई ने, मेरे मेरे ख़्याल से मैं कुछ दिनों पहले किसी और की पॉडकास्ट में यही बोल रहा था कि दुबई ने जितने इश्यूज़ रीजन में या इवन रीजन में नहीं, पूरी दुनिया में जो इश्यूज़ नज़र आ रहे थे, उनको अपने जगह पर एक सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको दे दिया है, और लोगों को जो जितनी आसानी कर दी है, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, तो वो चीज़ें आसान कर दी हैं बहुत ज़्यादा। हुँ, तो आप अगर इमेजिन करें कि पाकिस्तान में भी इवन है, और हुँ, आपके पास लेट्स से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं यार ऑनलाइन हमारे पास अर्निंग हो रही है, हम पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन हम हमारे पास जो जितना भी इस वक़्त कैश है, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दुबई। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन उनके लिए है कि आप एक तो ये कि यहाँ पर ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी लें। ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपकी थोड़ी बहुत 10% 20% या 30% जो भी आपकी पेमेंट है वो करें। उसके बाद जो भी आपके पास बाहर से इनकम आ रही है, क्योंकि आप अगर फ्रीलांसर हैं या आपकी जो इनकम बाहर से आ रही है, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान मँगवाएँ, आप यहाँ पर उनको यहाँ डायरेक्ट पर पे करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो जो पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो वहाँ से अगेन पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजना एक बड़ा मसला एक होता है। बड़ा मसला होता है, तो इस बिल्कुल। तरह के लोग आते हैं वैसे पाकिस्तान से इन्वेस्ट करने के लिए, और पाकिस्तान से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मतलब आराम से हो जाती है इन्वेस्टमेंट्स, अगर करना चाहें, क्योंकि जस्ट टू ऐड कि उसके अंदर कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होने चाहिए पैसे। बिल्कुल। तो ऐसा है यहाँ पर प्रॉपर्टी के केस के अंदर? अच्छा देखिए, अगर मैं बात करूँ ना कि ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी में, तो ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी में तो आपकी इतनी बड़ी कोई अमाउंट है ही नहीं ना, जो 10% 20% प्रॉपर्टी वैल्यू का बनता है, तो वो कोई इतना बड़ा वो है नहीं, आप ईज़िली बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी आप डेवलपर के अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक सही है, है? सही है। रह गई बात कि अगर आप कैश पे लेना चाह रहे हैं और वो सारी चीज़ें, तो फिर ज़ाहिर है आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लीगली तौर पे करके लेकर आने पड़ेंगे। अच्छा, तो वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, तो वी हैव अ टीम ऑफ लाइक जो आपको इसमें असिस्ट कर सकती है कि किस तरीके से आपका पैसा लीगली तौर पे वो यहाँ पर आ सकता है, जिस पे आपके किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चंस ना हो। अच्छा, तो मेरे ख़्याल से जो मैं समझा हूँ वो ये कि अगर आप ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा आसान होगा, कंपेयर टू, क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी में अगर आप मॉर्गेज करेंगे तब भी 50% तो आपको डाउन पेमेंट करेक्ट, करनी पड़ेगी। करेक्ट। लेकिन अगर ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो बहुत सारे 1% प्लान जो चल रहा होता है, तो आपको 1% मैक्सिमम प्लान, लेट्स से अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आपको 10,000 दिरहम हर 10,000 दिरहम, महीने के डालने पड़ेंगे। ये 1 बिल्कुल, मिलियन मिलियन तो ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन लेट्स से 60,000 सॉरी 600,000 की 600,000 है। तो उसी हिसाब से आपको एक कैश फ्लो अगर बना हुआ है आपका, तो आप तो आप महीने के महीने महीने आप आराम से कर सकते हैं। 1-1 परसेंट के हिसाब से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें ठीक कोई है, इतना बड़ा वो है नहीं। ठीक है। अच्छा यार, अच्छा आरओआई की बात करते हैं। आरओआई जो है यूएई की प्रॉपर्टीज़ में, दुबई की प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि 5% से कुछ अरसे पहले तो कम था, लेकिन अब ये 5 टू 6% के करीब हो गया है। लेकिन कुछ केसेज़ में हम देखते हैं 7-8% तक चला जाता है। तो वो क्या सिनेरियोज़ होते हैं? शॉर्ट टर्म रेंटल क्या होता है? किस तरह से लोग करते हैं इसको मैनेज?
अच्छा देखिए, एक शॉर्ट टर्म रेंटल जो है ना, ये एक बहुत अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है। एयरबीएनबी इन्वॉल्व है, हॉलिडे होम्स है, बुकिंग डॉट कॉम के थ्रू आप जो है वो सारी चीज़ें आप करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रेंटल्स के ऊपर, जो हमने आरओआई की बात करी है, ठीक है, 7-8% की जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी दुबई के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो लॉन्ग टर्म रेंटल्स में आपको नेट जो है वो 8 से 9% दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और ने इस वक़्त की प्राइस पे 8 से 9% दे रहे हैं? इस वक्त की प्राइस पे 8 से 9% दे रहे हैं, जिसमें जो अगर एग्ज़ाम्पल हाँ, कोई एरियाज में बताऊं तो सबसे पहले इंटरनेशनल सिटी, हाँ, जहाँ आपकी इंटरनेशनल सिटी, राइट। जहाँ 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 आप कोई कुछ लेना भी तो कर लो, शायद ना चाहे, लेकिन ये कि हाँ, आपको रहने के आरओआई लिए मिल जाएगी। आरओआई मिल जाएगी। ठीक मतलब है, आप कहने के लिए दुबई इज प्रोवाइडिंग यू द 8 to 9% नेट इनकम फॉर यू। ठीक है, सही है। ठीक है। हुँ, और अगर मैं बात करूं वैसे तो हुँ, एवरेज जो है वो तकरीबन 7, 7.5, 8% एवरेज आरओआई आपको कहीं भी मिल जाता है। ठीक है, विलास टाउन हाउसेस का होता था पहले टाइम पे, कोविड से पहले 2.5%, 3%, बट अब वो जम करके 8-9% भी आ गया। राइट। ठीक है, क्योंकि जो कोविड के बाद सिचुएशन हुई, जो चेंजेस आई डिमांड के अंदर, और फिर डेवलपर ने धड़ाधड़ टाउन हाउसेस और विलास की कम्युनिटी लॉन्च की। वो इसीलिए करी कि जो लोग अपार्टमेंट में फंसे हुए थे कोविड के दौरान, तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मूव किया। हुँ, तो उसकी वजह से रेंटल इनकम जो है आपकी टाउन हाउसेस और विलास में अब कंपैरेटिवली अपार्टमेंट जितनी ही आ गई है, ठीक है, क्योंकि पहले दुबई में सिर्फ अपार्टमेंट के ही ऊपर आपको रेंटल इनकम मिलती थी। राइट। तो 7-8% तो समझ लें, आप हंसते खेलते ही किसी भी अपार्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करें, 7 से 8% आपको आरओआई मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट ऊपर जा रही है, रेंटल्स भी साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। रह गई बात शॉर्ट टर्म्स के ऊपर कि हम इसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं आरओआई को, तो एयरबीएनबी जो है एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल चल रहा है यहाँ पे, हुँ, जिसमें लोग अप टू 12%, 13% तक आरओआई भी उठा रहे हैं। हुँ, ठीक है, बट अगेन जिस एयरबीएनबी के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब तो खैर उसको भी बड़ा अच्छे से दुबई ने रेगुलेट कर दिया। रेगुलेट कर दिया है कि भाई परमिट लेके जो ऑथराइज्ड कंपनी है वही आपकी एयरबीएनबी चला सकते हैं। अच्छा, खुद नहीं कर सकते आप बीइंग अ नहीं, लैंडलॉर्ड? बीइंग अच्छा, अ लैंडलॉर्ड यहाँ पर आप होस्ट या सुपर होस्ट नहीं बन सकते। अच्छा, आपको जो कंपनी है उसी के थ्रू आप परमिट्स लेके, मतलब इसको आप ऐसे समझें कि एक फॉरेन इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, हुँ। राइट? नहीं, जो अगर लेट्स से जो मैं यहीं रहते हुए हाँ, मैं चाहूँ कि शॉर्ट ले टर्म सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, अच्छा, बट बेटर टू गो विद दी टीम, कंपनी, कंपनी के वो आपकी सारी चीज़ें मैनेज करें। बट अगेन ठीक। इसके साथ फिर वो कंपनी की जो कॉस्ट है वो वो एसोसिएट हो जाएगी, एसोसिएट हो बिल्कुल। जाएगी, फिर वो बात बराबर हो तो जाएगी बात अगर बराबर हो जाएगी। अच्छा। तो इस लेकिन उसमें मैं फिर जो उसमें फ़ायदा होगा वो ये है कि आप किसी एक टेनेंट के रहमो-करम पे नहीं होंगे, जो आजकल लोगों के साथ हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बढ़ गई हैं और लोग बिल्कुल। छोड़ना नहीं चाह रहे प्रॉपर्टीज़ को, तो वो उस केस में आप महीने, 2 महीने मैक्सिमम या हफ़्ते, 2 हफ़्ते के लिए किसी को रखेंगे, वो बंदा फिर छोड़ के ही जाएगा ना, वो फिर कंटिन्यू नहीं करेगा। तो वो उस केस में शायद फिर भी फ़ायदा हो, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बहुत केसेज़ हमने देखे हैं, क्योंकि कोविड के बाद रेंटल्स काफ़ी नीचे गए थे कोविड के दौरान, और फिर जब रिन्यूअल्स आए दूसरे-दूसरे, तो ओनर स्टक हो गया, मार्केट हालाँकि बहुत ऊपर चली गई, बट जो टेनेंट थे वो तो कह रहे हैं भाई हम तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको देंगे, जो हमारा रेंट है उस पे 5% या 10% बढ़ा लें। सही, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो कुछ और थी, मतलब 60,000 का रेंट जो है वो 1 लाख पे पहुँचा हुआ है, बट ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि भाई 10% बढ़ा लो, मेरा 66,000 कर लो। ठीक है। तो इस केस में यस, आपके शॉर्ट टर्म्स के अंदर आपको बड़ा फ़ायदा होगा, और स्पेशली जो पीक टाइम है नवंबर से लेके मार्च तक का, हुँ, ये तो ऐसा टाइम है ना कि यहाँ पर पूरी दुनिया उठ के दुबई आती है। हुँ। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा जो रिटर्न्स है आपके अपार्टमेंट से, वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, अभी मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा था कि यार $72 का उसको मिला था एक अपार्टमेंट होटल मिला था बर्शा में। अब वो कह रहा था मुझे इत्तेफ़ाक से 2 हफ़्ते के लिए एक्सटेंड करना करना पड़ा, तो वो मैं कर रहा था और पाकिस्तान से आया हुआ था। तो पाकिस्तान से तो आपको जब कन्वर्जन करते हैं तो आपकी जान निकल रही होती है। $72 से उसको जो अगला रेंटल मिल रहा था उसको अगले 1 हफ़्ते का, वो पर डे का 140 मिल रहा था, तो डबल हो गया था। डबल हो जाता है, और वो बिल्कुल। उसको नहीं आइडिया था, वो कह रहा था मुझे नहीं पता था कि इस सीज़न की वज़ह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट डबल हो गया था उसके बाद। इवन आप बिज़नेस बे और डाउनटाउन में अगर आप देखें, तो पर नाइट 3,000 दिरहम से ऊपर की एक आपको प्रॉपर्टी मिलती है। राइट, तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो बिज़नेस बे के प्रोजेक्ट्स हैं या डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स हैं और वो शॉर्ट टर्म पे चला रहे हैं, तो वो बहुत एक अच्छी इसके अंदर से इनकम आरओआई जनरेट जनरेट करते कर हैं, लेते हैं। बिल्कुल। सही। अच्छा यार सलमान एक पॉइंट और है। मुझे अक्सर लोग हम लोग जब प्रॉपर्टी की रिव्यू करते हैं ना वीडियोज़ तो उस पे फिर लोग आते हैं नीचे कमेंट कभी-कभी करते हैं कि यार ये तो दुबिज़िल के ऊपर इतने का इस लोकेलिटी में इतने का मिल रहा है या इस बिल्डिंग के इतने होने चाहिए। तो
अच्छा मैंने थोड़ा-सा इस पे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यार दुबीज़ल की प्राइसेज़ के ऊपर आप रिलाय एक तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो उसके अंदर फेक भी होती हैं और बिल्कुल। वो कभी-कभी पुरानी हो जाती हैं, तो वो लोग लिस्टिंग दोबारा सिर्फ रिफ्रेश कर देते हैं। एक एक तो मसला ये। दूसरा मैंने एक बड़ा अच्छा-सा पोर्टल देखा दुबई लैंड डिपार्टमेंट का अपना एक पोर्टल है जिसके अंदर वो अपनी प्राइसिंग दे रहे हैं। कुछ देर पहले आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था उस पे भी रिलाय नहीं कर सकते। अच्छा मुझे ज़रा उस पे बताएँ कि लोग जब देख रहे होते हैं बाहर से ख़ास तौर पे, तो वो किस तरह देख सकते हैं? उनके पास एक आखिर आप ही बचते हैं यानी कि एजेंट बचता है, ब्रोकर बचता है, उसके थ्रू ही कर सकते हैं या और कोई ऑप्शंस हैं? अच्छा, जो दुबीज़ल की बात करी, दुबीज़ल या बयूत या प्रॉपर्टी फाइंडर, जो भी प्रॉपर्टी के पोर्टल्स हैं दुबई के अंदर, देखिए उधर तो एक ही टेक्नीक है ना, टू अट्रैक्ट द कस्टमर। राइट, तो आप उसकी प्रॉपर्टी की जो मार्केट प्राइस है ना, आप उससे उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। राइट। क्योंकि आपको एक ही प्रॉपर्टी में 1 मिलियन का भी फ़र्क मिलेगा, ओह! ठीक है? ओके, तो आप उससे तो बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते कि यार ये मार्केट प्राइस है। ठीक है। हाँ, बहुत जो करीब होती है वो होती है जो रीसेंट लैंड डिपार्टमेंट की ट्रांज़ैक्शंस होती है, जो आपने राइट, बताया कि लैंड डिपार्टमेंट के पोर्टल पे, तो उससे हम आइडिया लगाते हैं कि अच्छा जी ये जो है मार्केट अभी इस पर्टिकुलर एरिया की ये मार्केट चल रही है। ठीक है। बट अगेन कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इतनी फ़ास्ट है कि मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन लैंड डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज़ कि एक प्रॉपर्टी है किसी टाउन हाउस कम्युनिटी के अंदर, उसकी आज ट्रांज़ैक्शन होती है 1.6 मिलियन के ऊपर, ठीक ठीक है? है, और उसके बाद 1 महीने तक उसमें ट्रांज़ैक्शन नहीं होती है। ठीक है। तो हम उस पे रिलाय नहीं कर सकते कि 1.6 इज़ द मार्केट प्राइस फॉर दैट। हुँ, हुँ। क्योंकि उस 1 महीने के टाइम पीरियड के अंदर ये प्रॉपर्टी जंप कर गई है 1.7 1.8 के ऊपर, ठीक है। ठीक है? 1 महीने के अंदर ही 1 अंदर। महीने के अंदर, बिल्कुल, राइट, क्योंकि ये टाइम है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी अभी हैंडओवर होने वाली है, बट ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई, दैट्स समथिंग एल्स। हुँ, बट ये टाइम पीरियड जो गुज़रा, इसके अंदर लैंड डिपार्टमेंट में कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई, बट प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। राइट, तो ऐसे सिनेरियो में आपको एक्सपर्ट्स की ही ज़रूरत होती है ठीक है। कि वो उस पर्टिकुलर एरिया का कोई स्पेशलिस्ट हो, किसी कंपनी का जो कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, आपके अपने जानने वाले हों, तो वो एक बहुत अच्छा चैनल होता है जहाँ से आपको जो ऑन ग्राउंड की जो प्राइसेस होती है ना, वो आपको पता लग सके। राइट, तो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी फाइंडर और डुबिज़ल तो ख़ैर बड़ा ही वेग वैल्यू आपको देंगे। आप म इवन लोग कहते हैं ना कि यार इसका रेंटल रिटर्न मुझे बड़े हँसी आई थी उस वक़्त मेरे एक ऑफ़िस में एक कोलीग हैं, वो कहते हैं यार इसका रेंटल रिटर्न तो 10% आ रहा है। मैंने कहा डिस्कवरी गार्डन का बोला था। मैंने कहा कैसे निकाला 10%? तो कह रहा है कि यार वो देखो ये डुबिज़ल के ऊपर ये प्राइस है, इसको थोड़ा-सा और बढ़ा भी दो, देखो उसी बिल्डिंग में रेंटल इतने का मिल रहा है तो आप कैलकुलेट कर लें 10% बनना है। मैंने कहा यार इस तरह करने लगे तो फिर तो आपका सारी कैलकुलेशन ऊपर-नीचे हो जाएँगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं फिर होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट दुबई लैंड डिपार्टमेंट आता है, तो दुबई लैंड डिपार्टमेंट में भी थोड़ी-सी पुरानी ट्रांज़ैक्शन होती है, प्लस ये कि अगर एक बिल्डिंग की बात करें, तो उस बिल्डिंग के अंदर हो सकता है 1 महीने तक कोई ट्रांज़ैक्शन ना हो या 2 बिल्कुल, महीने तक कोई ट्रांज़ैक्शन ना हो और उसके अंदर डायनामिक्स चेंज हो सकती है मार्केट की। बिल्कुल। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट को रेफ़र ज़रूर करें, लेकिन उससे भी आप फाइनल वर्डिक्ट नहीं ले सकते। अगेन आपको ऑन ग्राउंड जो लोग हैं, उन्हीं से बात करनी उन्हीं से पड़ेगी। बात करनी पड़ेगी, उन्हीं से आपको मार्केट का जो करंट सिनेरियो है, वो आपसे आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि अभी क्या चल रहा है, राइट, ठीक है? राइट। सही। तो अच्छा अब इंस्टाग्राम पे एक और क्वेश्चन आया था, अभी मुझे याद आया कि अगर किसी के पास 5 लाख दिरहम है, किसी के पास 1 मिलियन दिरहम है, किसी या बजट है है तो नहीं कैश में लेकिन लेट्स से हाँ, बजट है 1 मिलियन दिरहम है, 500 के है या 1.5 है, तो उस बजट में क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से एरियाज़ हैं ऐसे हैं जो कि लेट्स से 500 के 1 मिलियन और 1.5 मिलियन इसके अंदर मुझे बताएँ। विलाज़ में भी अगर पॉसिबिलिटी है और अपार्टमेंट्स में भी? अच्छा अब मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूँ ना, तो अपार्टमेंट दुबई के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं साढ़े 3 लाख दिरहम से लेके और ये जा रहे हैं 5-5, 6-6 मिलियन तक, ये इंटरनेशनल सिटी हटा दिया ठीक है? इसमें से? नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल साढ़े इंटरनेशनल 3 लाख का हो गया साढ़े इंटरनेशनल? 3 लाख का हो अच्छा। गया जी, 1 बेडरूम अपार्टमेंट अब साढ़े 3 लाख, स्टूडियो ओह! शायद आपको मिल जाए हाँ, 275 3 हाँ, हाँ, लाख हाँ, का। वही इसीलिए मैं कह रहा हाँ, था। ओके, बट जो 1 बेडरूम की हम क्योंकि स्टूडियो बहुत सारी जगहों पे नहीं है, डाउनटाउन के अंदर आपको स्टूडियो बहुत कम मिलेंगे, राइट? ठीक है। शोभा हार्टलैंड के अंदर आपको स्टूडियोज़ नहीं मिलेंगे, तो हम हुँ, 1 बेडरूम की कैटेगरी से लेके चलते हैं, तो 1 बेडरूम के अंदर साढ़े 3 लाख दिरहम से स्टार्ट हो रहा है और वो जा रहा है 5-6 मिलियन तक, ठीक है, ठीक है? सही। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ लोकेलिटी है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है, हुँ, ठीक है? जो बड़ी-बड़ी नेबरहुड के जो बराबर में है, लाइक बरारी के बराबर में एक मजान का एरिया है, ठीक है। ठीक है? फुरजान का एरिया है, हुँ, जेवीसी है, हुँ, अरजान है, हुँ, ये ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी डेवलप डेवलप हो हो रहे रहे हैं। हैं। यहाँ राइट, पर आपको अच्छा जेवीसी बड़ा डाइवर्स एरिया है। जेवीसी के अंदर आपको हाई एंड प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी और आपको एक मीडियोकर लेवल की प्रॉपर्टी भी मिलेगी, राइट, ठीक है? तो जेवीसी को अभी हम हटा देते हैं, लेकिन अरजान, फुरजान,
मजान, हुँ, दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, हुँ, लिवान, मज़ाया, ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको 5 लाख से लेके 1 मिलियन के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी ठीक और है, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक ऐसा है, नहीं है कि बहुत ही कोई ठगी हुई प्रॉपर्टी है। सही है, अच्छे डेवलपर के साथ अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक ठीक है? है। और अब हम बात करते हैं कि 1 मिलियन से लेके 2 मिलियन के बीच में आपको कहाँ पर अब हमको ज़्यादा मिलता है, तो जेवीसी इज़ द टारगेट एरिया, हुँ, जहाँ पर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी 1 से 2 मिलियन के बीच में मिल सके, क्योंकि आपके पास वहाँ पर आपके पास हाई एंड प्रॉपर्टी भी है हुँ, और आपके पास मीडियोकर की भी है। राइट, और अगर 1.5 से ऊपर का बजट है, तो फिर हम बिज़नेस बे की तरफ भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है? ओके, बिज़नेस सही, बे हो गया, मरीना हो गया, इस तरफ भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिल सकती है 1.5 के बजट में, 1.5 के बजट में, 1.5 प्लस के ऊपर, ठीक ठीक है, है? सही, और अगर आप 2 मिलियन से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आपके पास हाई एंड लग्ज़री प्रोडक्ट्स हैं, दमैक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी आ रहे हैं, जो ब्रांडेड टावर्स हैं, कवाली कासा का है या दूसरे टावर्स हैं, वोल्टा उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्रांडेड हैं, तो हुँ, 2 मिलियन प्लस पे आप अगर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको पार्टनर राइट, मिलेगा। अब इसके अंदर टाउन हाउस की बात करें, हाँ, तो टाउन हाउस जो है, वो आपको इस टाइम मार्केट के अंदर 1 मिलियन से नीचे कहीं नहीं मिलेगा। ओके। कुछ ज़माने पहले 7 लाख का भी मिल रहा था। 7 साढ़े 7 लाख का हाँ, बिल्कुल, द मैक हिल्स 2 के अंदर आपको आराम हाँ, से 3 बेडरूम टाउन हाउस हमने रिव्यू मिलेगा। भी किया है गेस उसका। अच्छा, आई थिंक दमाक हिल्स में हाँ, किया था लेकिन उस पर्टिकुलर विला का नहीं किया था, लेकिन उस कम्युनिटी के अंदर हमें पता था कि जो है ना अच्छा, 1.5 का आई मीन 700 800 का मिल रहा था। बिल्कुल, मैंने खुद बहुत वो 781 के बहुत बेचे, डेवलपर प्राइस थी 781, तो राइट, 781 के हिसाब से हमने काफ़ी उसके हुँ, अंदर वो करी। अच्छा, हुँ, दूसरी चीज़ है टाउन हाउस जो आपको मैं बता रहा हूँ मिलियन का है, वो आपको 2 बेडरूम ही मिलेगा। सही, मोस्टली टाउन हाउसेज़ जो है, एवरेज प्राइस टाउन हाउस की 2 मिलियन प्लस है। हुँ, ठीक है? ये बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट है। एक दमैक हिल्स 2 है जो कि अब प्राइस रेज़ करके 1.6 1.7 पे आ चुका है। राइट, ठीक है? और कुछ एक आधा प्रोजेक्ट है जो आपको 1.2 1 मिलियन 1.1 मिलियन के अंदर आपको 2 बेडरूम के टाउन हाउस मिल जाते हैं। ठीक है? हुँ, हुँ। तो ये टाउन हाउस की रेंज है। जो 2 मिलियन प्लस पे जाएँगे तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको अच्छा 3 बेडरूम या 4 बेडरूम टाउन तो हाउस रेडी मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर टाउन हाउसेज़ मिल जाएँगे 1 मिलियन के आस-पास में? रेडी प्रॉपर्टी में नहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? रेडी प्रॉपर्टी में आपको कोई वन रेडी प्रॉपर्टी में अगर आप जाएँगे तो 1.5 से मिनिमम स्टार्ट है 2 बेडरूम टाउन हाउस। ओके, ओके, राइट। अच्छा सलमान अगर लेट्स से मैं बाहर हूँ या मैं यहाँ पर भी हूँ, इन एनी केस मुझे कंसल्टेंसी लेनी है और मुझे आरओआई अपनी इम्प्रूव करनी है। तो उस केस के अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं? अभी हमने आरओआई का थोड़ा-सा ज़िक्र किया था, लेकिन हमने उसको थोड़ा-सा और डीप डाउन अगर देखें तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं और आप लोगों से कैसे हेल्प ले सकते हैं? देखिए एज़ अ फॉरेन इन्वेस्टर ना एक सबसे बड़ा जो मसला होता है इन्वेस्टर को वो ये होता है कि मेरी प्रॉपर्टी देखेगा कौन? मैं मैनेज कैसे करूँगा? हुँ, मुझे कौन टेनेंट कैसे ढूँढूँगा? कौन मूव इन मूव आउट कराएगा? जब वो छोड़ के चला जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी की स्नैचिंग कौन करेगा? ये सारे क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ नहीं, हुँ, राइट? तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए वही वाली बात कि दुबई ने सारे प्रॉब्लम्स को ना मिला के उन्होंने कहा है कि जी ये स पर्टिकुलर हाँ, चीज़ है, ये बंदा ये करेगा। हुँ, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो कंपनीज़ खुली हैं, वो इसीलिए खुली हैं कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो भी आपका पोर्टफ़ोलियो है प्रॉपर्टीज़ का, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो कंपनीज़ हैं, वो जैसे कि हम हैं, हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी देते हैं इसके अंदर, ठीक ठीक है, है ना? सही। तो कोई भी बंदा जो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, तो उसको अगर लॉन्ग टर्म आरओआई के लिए रिक्वायरमेंट है, जो लॉन्ग टर्म टेनेंट की हम बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की क्योंकि मॉड्यूल्स डिफरेंट हैं, तो हम वो उसको बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो हम प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, ठीक है, ठीक है? तो उसके अंदर सारे उसके जितने भी हेडेक्स हैं ना, वो सब हमारे ऊपर हैं। ठीक है, हम उसकी प्रॉपर्टी की एडवर्टाइज़मेंट से लेके टेनेंट ढूँढना, उसकी मूव इन, मूव आउट डॉक्यूमेंटेशन, फिर स्नैगिंग, फिर आफ्टर मूव आउट जो भी उसकी मेंटेनेंस है, वो सारी चीज़ें हम फिर उसकी टेक केयर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। सही, तो जो भी चीज़ होगी, जो भी डिसीज़न्स होंगे इसके बीच में, वो सारे हम ऑन द बेसिस ऑन द अप्रूवल ऑफ द ओनर होंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो इसके अंदर ओनर को सीधा-सीधा फ़ायदा ये है कि भाई वो वहाँ बैठे अपना काम करे, साल के आखिर में वो अपना जो भी रेंटल इनकम है, वो अपने अकाउंट में उसके मिल जाए। हुँ, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है किसी भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज़ को इन्वॉल्व करने के लिए एज़ अ फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हैं स्टिल आपके पास क्योंकि जब अगर आप यहाँ पर भी हैं तो आपके पास आप या तो जॉब कर रहे होंगे या तो बिज़नेस कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, ये आपको सर्विसेज़ देती हैं और इससे आपको काफ़ी आसान हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी का एक पोर्टफोलियो बनाना और उसको मैनेज करना। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये कि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर दुबई में बैंक अकाउंट खुलवाने की कर रहे होते हैं। अब बैंक अकाउंट में मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये तो पता है कि लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी ली जो कि ऑफ प्लान है, वो आपके हैंडओवर नहीं हुई है, तो आप उस वक़्त उसकी बेसिस के ऊपर तो बैंक बैंक अकाउंट प्रॉब्ली नहीं खोल सकते। लेकिन अगर आपको वो हैंडओवर हो जाती है और अब आप उसको लेट्स से रेंट आउट करते हैं,
तो फिर तो बैंक को मना नहीं करना चाहिए आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि वो तो आपका जब टेनेंट से रेंट आएगा, वो तो ऑटोमैटिकली बैंक में ही आना चाहिए ना। तो आपके जब आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, चाहे वो लेट्स से 4 लाख की प्रॉपर्टी हो या 5 लाख की प्रॉपर्टी हो, तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा उसकी बेसिस पे? अच्छा देखिए, ये थोड़ी-सी जो बैंकिंग सेक्टर की चीज़ें हैं ना, इसमें क्या है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बैंकर्स जानबूझ के नॉन रेज़िडेंट का अकाउंट नहीं खोलते, ठीक है। ठीक है ना? तो उसके अंदर हम कस्टमर को यही सजेस्ट करते हैं कि 7 लाख 750,000 से अबव की प्रॉपर्टी आप खरीदें, राइट। ठीक है? हुँ। ताकि आपके ये झंझट ही खत्म हो जाए, ताकि आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाए हुँ, और हुँ, आपकी हुँ। सारी चीज़ें स्मूथ इन लाइन हो जाए। फिर भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट करता है, हुँ। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर-सी बात है ये बैंक की अप्रूवल्स लेना, ये सारी चीज़ें करना, उसके लिए कुछ चीज़ें मतलब उसको जो भी अगर ऐसा बंदा है जिसको इसमें गाइडेंस चाहिए, तो वो फिर अलग से हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। वी विल शो द वे कि किस तरीके से कर सही, सकते हैं। ज़बरदस्त। बता दूँ कि एज़ अ होम्स पार्टनर हम मतलब ये वीडियो आप जब भी रिलीज़ करेंगे, विदिन 30 डेज़ ऑफ टाइम फ्रेम अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी मैनेज कराना चाहता है हमसे, तो हमारी ऑफ़र है कि उसको हम 1 साल तक की जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज़ हैं, वो हम फ्री देंगे, अच्छा, ठीक है? अच्छा। ताकि क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी से लिंक नहीं है और दे वांट टू ट्राई अस कि भाई ये होती कैसे है, क्या होती है? बट उनके कुछ चीज़ें हैं जो कि वो नहीं हुँ, कर पा रहे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो आप ये एक टाइम फ्रेम हम दे रहे हैं कि 1 साल हम उनकी प्रॉपर्टी फ्री में मैनेज करेंगे, ताकि वो भी हमारी चीज़ों को देख सकें कि हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और ताकि उनका भी ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि राइट। किस तरीके से प्रॉपर्टी मैनेज होती है दुबई के अंदर अगर मैं बाहर हूँ तो। ज़बरदस्त यार, ये तो बड़े तो अच्छा एक ऑप्शन मिल गया आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी मैनेज हो किसी तरह से और आप यहाँ नहीं हैं और इवन यहाँ पर हैं भी, बल्कि मैं खुद भी देखता हूँ, मैं पाकिस्तान में मेरी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं और मैं जिस तरह से उनको मैनेज कर रहा होता हूँ यहाँ बैठकर, एक हेसल है बहुत बड़ा, एक अपना काम छोड़कर एक ऐसे कामों में लगना जो कि बिल्कुल प्रोडक्टिव ना हो, तो बेहतर ये है कि जिस काम के लिए जो बंदा है, आप उसको वो काम देते हैं। तो अगर इतनी अच्छी ऑफ़र है आपकी कि आप 1 साल तक वो प्रॉपर्टी की फ़ीस बिल्कुल, वेव ऑफ करेंगे और आपको अगर मेरे रेफ़रेंस से कोई आपके पास जाता है, तो आप उसको जो है इस तरह की फ़ैसिलिटेशन करते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल, कि ये ये जो प्रमोशन है ये बेसिकली है ही इसीलिए कि लोगों का ट्रस्ट इस चीज़ पे आए कि भाई आप बाहर बैठ के ये ना सोचें कि यार आप ये मैंने ले तो लिया अब इसको करेगा कैसे? सही। तो वी आर हियर आप हमारी सर्विसेज़ को देखें ताकि आपको भी आइडिया हो कि किस तरीके से प्रॉपर्टी मैनेज की जाती चलें यार, थैंक यू वेरी मच सलमान, बहुत-बहुत है। शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का और आपको अगर इस वीडियो के अंदर और इस ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर आई होप कि मैं ऑडियो पॉडकास्ट भी अपलोड करना शुरू कर दूँ, तो उसके अंदर वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इस अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और सलमान से अगर कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको कमेंट के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप टेक्स्ट कर सकते हैं और सलमान से बात कर सकते हैं, इनकी टीम से बात कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो अपना कमेंट के अंदर ज़रूर दें कि आपको किस तरह की और अगर हम आगे भी मैं ट्राई करूँगा कि हर दूसरे हफ़्ते एटलीस्ट एक वीडियो मैं खुद भी टूर करूँ और आपको बताऊँ कि दुबई की सिचुएशन कैसी चल रही है, तो सलमान हमारे साथ होंगे या इनकी टीम का कोई बंदा साथ में होगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर्टिकुलर एरिया को हमें कवर करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी है, तो आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट।